है उसमें केवल हम कैपेसिटेंस को रखेंगे। तो AC थ्रू कैपेसिटर, AC थ्रू कैपेसिटर की अगर हम सर्किट को ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पे आप जानते हैं कैपेसिटेंस का ये सिंबल होता है। यहाँ पे आपके अल्टरनेटिंग सोर्स हैं और इसमें जो अल्टरनेटिंग करंट फ्लो कर रहा है I है और कैपेसिटेंस C है। इसमें अगर वोल्टेज ड्रॉ की बात करें तो आपका VC की जो वैल्यू होगी वो होगी Q/C। तो अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो केवल कैपेसिटर जुड़ा हुआ है तो इसका जो EMF है इसी EMF के बराबर इसमें पोटेंशियल ड्रॉप होगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, E = Q/C, या इसको हम लिख सकते हैं Q = EC। अब हम ये जानते हैं कि इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ वोल्टेज जो होता है E = E0 sin ω/t होता है। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। अब हम जानते हैं कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करेंट। सो I = हम लिख सकते हैं dQ/dt। Q की वैल्यू को हम यहाँ पे क्या करेंगे, पुट करेंगे। इस Q की वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करेंगे तो फिर ये इक्वेशन क्या बनेगा, d/dt E/C। यहाँ पे फिर से C कांस्टेंट है क्योंकि सर्किट में जो कैपेसिटर है उसकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही है। तो फिर से हम क्या लिख सकते हैं इसको, I = d/C को बाहर ले लेंगे, d/dt E। चूँकि इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ वोल्टेज जो E है इसकी वैल्यू को हम यहाँ से पुट करेंगे तो फिर ये इक्वेशन क्या बनेगा, आप देखेंगे C d/dt E0 sin ω/t। यहाँ पे E0 भी जो है कांस्टेंट है तो यहाँ बाहर निकाल लेंगे इसको। तो इसको हम लिख सकते हैं E0 C डिफरेंशिएशन ऑफ साइन ω/t। तो साइन ω/t का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है cos ω/t। तो फिर क्या लिख सकते हैं हम, E0 C साइन ω/t का डिफरेंशिएशन cos ω/t और इंटू ω/t का डिफरेंशिएशन ओमेगा। तो ये पूरी जो वैल्यूज है इनको हम अगर अरेंज करते हैं तो हम इस तरह से लिख सकते हैं E0 / 1/ωc cos ω/t। ये सब जो है I की वैल्यू चल रही है। अब फिर से हम देखेंगे कि cos ω/t को हम कैसे रिप्लेस कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे जानते हैं कि साइन π/2 प्लस
ओमेगा टी, जैसे साइन 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है कॉस थीटा, थीटा की जगह ओमेगा टी है तो कॉस ओमेगा टी। अब इस कॉस ओमेगा टी की जो वैल्यू है उसको हम रिप्लेस कर देंगे साइन π/2 प्लस ओमेगा टी। इस साइन π/2 प्लस ओमेगा टी को हम ओमेगा टी प्लस π/2 भी लिख सकते हैं। तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी आपको E0 अपॉन 1/ωc साइन ओमेगा टी प्लस π/2। जब इसको हम कंपेयर करेंगे I = I0 साइन ओमेगा टी से, तो वहाँ से हम I0 की वैल्यू यहाँ पे देख रहे हैं क्या बन जाएगी E0 डिवाइडेड बाई 1/ωc। और ये जो टर्म है इसको बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस, और यहाँ पे ये बन जाएगा E0/XC। जब हम इस इस पूरे वैल्यू के जगह पे I0 रखेंगे तो जो इक्वेशन बनेगा वो क्या बन जाएगा I0 साइन ओमेगा टी प्लस π/2। इसको इक्वेशन नंबर हम 2 मानते हैं। अब इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 से जब हम कंपेयर कर रहे हैं तो यहाँ पे देख रहे हैं कि जो वोल्टेज है वो ओमेगा टी एंगल पे है, और जो करंट है उस ओमेगा टी से π/2 और आगे है। इसका मतलब क्या है, अगर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को देखें तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 it is clear that the current I lead π/2 with वोल्टेज से जो करंट है वो क्या है 90 डिग्री लीड कर रहा है। अगर इसका फेजर डायग्राम बनाएं, फेजर डायग्राम अगर बनाते हैं तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो आप देख रहे हैं कि टाइम और यहाँ पे I एंड E। सबसे पहले हम इसको ड्रॉ करते हैं, तो इसका जो लोकेशन है रेफरेंस एक्सिस से वो ओमेगा टी है, तो इसको हम यहाँ पे इसका पीक वैल्यू E0 है और ये कितना एंगल है ओमेगा टी। अब इस वोल्टेज से करंट 90 डिग्री आपका लीड कर रहा है, यानी करंट आगे है। तो यहाँ से 90 डिग्री पे हम क्या करेंगे, एक लाइन खींचेंगे। तो ये जो एंगल है ये 90 डिग्री है, यानी इन दोनों के बीच में जो फेज डिफरेंस है वो कितना है π/2 है। तो ये टोटल जो एंगल होगा ये टोटल जो एंगल होगा ये कितना हो जाएगा π/2 प्लस ओमेगा टी, या हम इसको लिख सकते हैं ओमेगा टी प्लस π/2। और ये जो पीक वैल्यू है I0 का, तो ये आपका फेजर डायग्राम है। और फेजर डायग्राम में इसका अगर वर्टिकल कंपोनेंट हम रिजॉल्व करते हैं तो यहाँ पे क्या बन जाएगा E0 साइन ओमेगा टी। और इसका वर्टिकल कंपोनेंट अगर हम ड्रॉ करते हैं तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट बन जाएगा I0 साइन ओमेगा टी प्लस π/2।
तो इस फेजर डायग्राम से हमें ये देखने को मिल रहा है कि आपका जो अल्टरनेटिंग वोल्टेज है और अल्टरनेटिंग करंट है, इन दोनों के बीच में कितना फेज डिफरेंस है और ये किस तरह से ड्रॉ हो रहा है। अब यहाँ पे हमने ये देखा कि ये वाला जो टर्म्स जिसमें XC की वैल्यू कितनी आ रही है, यहाँ से XC है क्या, XC इज इक्वल टू 1/ωc, 1/ωc, और इसको बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ये सेम उसी तरह से है जैसे रेजिस्टेंस है। जैसे रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम, वैसे कैपेसिटिव रिएक्टेंस की भी यूनिट होती है ओम। और यहाँ पे हम लोग ये देख रहे हैं कि जो XC है कैपेसिटिव रिएक्टेंस, अगर कैपेसिटेंस की वैल्यू इस सर्किट में कांस्टेंट है और ये जो ओमेगा है आपका एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा, इसकी वैल्यू होती है 2π/T और 1/T क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होती है। तो इसको हम लिख सकते हैं 2πν। तो आप देख रहे हैं जब इनकी वैल्यूज को हम पुट करते हैं तो XC की जो वैल्यू आती है वो कितनी आती है, 2πc × ν। आप देख रहे हैं 2πc तो कांस्टेंट है, तो XC जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी के। अगर आपकी फ्रीक्वेंसी यहाँ पे बढ़ रही है तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस घटेगा, अगर कैपेसिटिव रिएक्टेंस घट रहा है तो ये वैल्यू बढ़ेगी। इन सिमिलर वे जब हम लोगों ने इसे पिछले वाले सर्किट में देखा था तो वहाँ पे जो इंडक्टिव रिएक्टेंस था उसकी वैल्यू कितनी आ रही थी, इन इंडक्टर जो XL इंडक्टिव रिएक्टेंस है, इंडक्टिव रिएक्टेंस, और इसकी वैल्यू होती है XL इज इक्वल टू ओमेगा × L। फिर से वो वैल्यू हम ओमेगा की एंगुलर फ्रीक्वेंसी की रखते हैं तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, 2πL × ν। ये सेम इसी तरह से 2πc जैसे कांस्टेंट है वैसे 2π × L कांस्टेंट है। तो यहाँ पे जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी के। इंडक्टिव रिएक्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी अगर फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है तो इंडक्टिव रिएक्टेंस भी चेंज होंगे, या इंडक्टिव रिएक्टेंस चेंज हो रहा है तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में चेंज होगी। अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि तीन जो प्योर सर्किट्स थे जैसे प्योर रेजिस्टिव और प्योर इंडक्टिव और प्योर कैपेसिटिव, इनको हम लोगों ने देखा। अब हम इनके कॉम्बिनेशंस करके सर्किट बताएंगे और उसमें फेजर डायग्राम ड्रॉ करेंगे, करंट और वोल्टेज को, वहाँ पे फेज डिफरेंस देखेंगे करंट और वोल्टेज के बीच में। अब एक छोटा सा इसमें और हम चीज़ें ऐड करना चाह रहे थे, जैसे कि अल्टरनेटिंग करंट और डीसी करंट, डायरेक्ट करंट जो है और अल्टरनेटिंग करंट है, इसमें क्या एडवांटेजेज और डिसएडवांटेजेज हैं उस चीज़ को हम लोग देखते हैं। तो अब हम बात करते हैं एडवांटेजेज की। एडवांटेजेज ऑफ AC ओवर DC। तो फर्स्ट एडवांटेजेस की अगर बात करें तो देखिए जो अल्टरनेटिंग करंट है उसको हम ईजिली डायरेक्ट करंट में
चेंज कर लेते हैं बाय द हेल्प ऑफ रेक्टिफायर। सो AC कैन बी easily converted into DC with the help of rectifier, with the help of rectifier। सो रेक्टिफायर वो डिवाइस है जिसके थ्रू हम AC को DC में कन्वर्ट करते हैं। दूसरा एडवांटेज की बात करें तो जो एनर्जी लॉस होता है अल्टरनेटिंग सोर्स में, अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग EMF में, वो जो है कि कम होता है। एनर्जी लॉस इज मिनिमम so that it can be transmitted over long distance। एनर्जी लॉस होने की वजह से हम इसको बहुत ज़्यादा दूर तक जो है कि इसको हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तीसरा जो आपका एडवांटेज है इसमें ये है कि जो AC करंट है इसका जो प्रोडक्शन बहुत जो है कि ईजी है एंड इकोनॉमिकल है। प्रोडक्शन ऑफ AC इज ईजी एंड इकोनॉमिकल। अब डिसएडवांटेजेस की बात करें अगर, तो आप यहाँ पे 2 डिसएडवांटेजेस के बारे में आप देखेंगे। फर्स्ट डिसएडवांटेज ये है कि जो आपका AC है, AC एक अट्रैक्टिव शॉक को प्रोड्यूस करता है, जबकि जो DC होता है वो रिपल्सिव शॉक को जनरेट करता है। तो AC में अट्रैक्टिव शॉक होता है और DC में रिपल्सिव शॉक होता है। दूसरा डिसएडवांटेज इसका ये है कि जो AC होता है, AC की जो वैल्यू है, जो मैग्नीट्यूड है, चाहे हम अल्टरनेटिंग करंट की बात करें और चाहे अल्टरनेटिंग वोल्टेज की बात करें, ये जो है वैल्यू बदलती है। अगर हम 220 वोल्ट AC की बात करें और 220 वोल्ट DC की बात करें, तो 220 वोल्ट जो AC है वो मोर डेंजरस है एज कंपेयर टू 220 वोल्ट ऑफ DC, क्योंकि जो 220 वोल्ट DC है, सॉरी, जो 220 वोल्ट AC है, इसकी वैल्यू जो है कि एक बार पीक पकड़ती है एक हाफ साइकिल में, और जब पीक आता है, क्योंकि जो वैल्यू आ रही है अपने पास 220 वोल्ट, ये RMS वैल्यू है, और उस RMS वैल्यू को जब हम पीक वैल्यू में कन्वर्ट करते हैं तो आप जानते हैं पीक वैल्यू जो होता है √2 टाइम्स RMS वैल्यू होता है। तो जब 220 को √2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसकी वैल्यू आती है 311 वोल्ट। तो वोल्टेज जो AC में है वो 311 भी हो रहा है, फिर 0 भी हो रहा है, फिर 220 भी हो रहा है। तो पीक वैल्यू के जब अगर आता है तो इसकी वैल्यू ज़्यादा डेंजरस हो जाती है एज कम्पेयर टू DC। अब DC की जो वैल्यू है वोल्टेज की वो आपकी फिक्स है। तो इस तरह से आपकी ये है।